एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में और ये जानेंगे कि आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। क्या है ये चीज जिसकी वजह से इतना बड़ा मुद्दा फिर से खड़ा हो गया है, किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, 2021 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और खुद प्रधानमंत्री ने जो वो नियम उन्होंने लागू किया था उसको उन्होंने वापस लिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, फिर से ये किसान जमीन पर उतरे हैं और फिर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि जो इनकी मांगे थी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं की गई। यानी कि किसान का कहना है कि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी कई मांगे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मांग है वो क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, और उसी के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ये समझ ले कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए दोस्तों, मामला ये है कि किसान कुछ चीजें चाहते हैं, जैसे उनका जो बीज है उस पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पेंशन के बारे में इनके कुछ मुद्दे हैं, तो इनके ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बात माने, लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हरियाणा से ये जो किसान थे लगभग 20 से 25 हजार किसान आ रहे हैं। कहां पे, दिल्ली की तरफ, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने क्या किया है कि हरियाणा के पास जो 7 जिले थे उनको ब्लॉक कर दिया है, ताकि ये जो किसान है यहां तक ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी किसान आएंगे, आपको पता है, क्योंकि ये आएंगे ट्रैक्टर से। जी हां दोस्तों, लगभग 20 से 25 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टर से ये फिर से वहां पे आएंगे। क्योंकि दोस्तों किसान की वजह से ही अगर हम देखें तो हमारे देश में खाना इतना सस्ता है। अगर जिस दिन किसान ना हो तो ये अनाज, ये हर चीज अपने आप में महंगा हो जाए। या फिर हम ये कहें कि किसान जो मैक्सिमम लोग हैं अगर वो किसानी छोड़ दें तो आप फिर भी देखेंगे जो खाना है अपने आप में बहुत महंगा हो जाएगा। भारत में आप देखेंगे जो परचेसिंग पावर है खाने की काफी सस्ती है, वो इसी वजह से है क्योंकि जो किसान है वो वहां पे जाके मेहनत करते हैं, खेतों में अनाज उगाते हैं। तभी आप देखेंगे जो सरकार राशन कार्ड का जो योजना चलाती है, जिसकी वजह से जो गरीबी रेखा वाले जो उसके नीचे जो लोग हैं उनको जो राशन मिलता है इतना सस्ता 2 रुपए 4 रुपए किलो मिल पाता है, वो इसी वजह से मिल पाता है क्योंकि ये किसान क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं अनाज का। और ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो हमारा अनाज उगता है उसका क्या हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, ताकि क्या हो कि हमारा अनाज खराब ना हो, हम घाटे में न जाए। तो दोस्तों आज हम उसी एमएसपी को समझेंगे कि एमएसपी क्या है। लेकिन दोस्तों पहले उससे पहले हम ये समझ लें कि आखिर कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से किसान आंदोलन में उतरे हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एमएसपी है। दूसरा क्या है, स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो एमएसपी का रेट है वो तय करना ये चाहते हैं। ठीक है, ये क्या है इसको भी हम समझेंगे। और क्या है दोस्तों, ये चाहते हैं कि जो किसान है उनको एक तरीके से, जो किसान मजदूर है उनको पेंशन दिया जाए। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, लखीमपुर में जो आपने बहुत कुछ साल पहले हमने देखा होगा कि कुछ विधायक में झगड़ा हो गया था लखीमपुर में, जिसकी वजह से कुछ किसानों की मौत हो गई थी। तो ये चाहते हैं कि जो लखीमपुर के जो लोग थे जिन्होंने किसानों के ऊपर हमला किया, जो किसान मरे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको न्याय मिले, ये चाहते हैं। मतलब एक तरीके से किसान की ये 4 मुख्य मांगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग है, ठीक है, पेंशन, मैं कहूं पेंशन, ये लखीमपुर, ये तो मुद्दा है ही, लेकिन इससे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो दोस्तों आज हम यही समझेंगे क्या है एमएसपी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई चीज सरकार जब खरीदेगी उनसे तो इससे नीचे नहीं जाएगी। यानी कि आप समझिए आसान भाषा में कि आपने क्या किया कि घर पे आपने क्या बनी, आलू का चिप्स बनाया, आलू का आपने चिप्स बनाया। अब क्या करती सरकार, कहती है, कोई कंपनी है ये कहती है आपसे कि हम आपका ये चिप्स खरीदेंगे। ठीक है, अब आपको चिप्स बनाने में जो लागत लगी वो 10 रुपया लगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये है कि भैया सरकार हमसे इतने में खरीदे कि हमें भी कुछ बचे। तो सरकार ने क्या किया है, एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किया, तय कर दिया कि जो चिप्स है इसके नीचे कोई नहीं खरीद सकता। यानी कि जो प्राइस होगी इसके नीचे कभी नहीं होगी। यानी सरकार ने कहा 15 रुपया तो मिनिमम प्राइस रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर आप कितना बेचिए उससे में नहीं फायदा, लेकिन इतना प्राइस तो रहना चाहिए ताकि भाई किसानों को भी कुछ बचे। 10 रुपया लागत में आया, भाई 15 रुपए में सरकार ने खरीदा तो 5 रुपया जो था वो किसान को फायदा हुआ। तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि 15 रुपया जो सरकार ने तय किया है ये प्राइस होनी ही चाहिए। तो आखिर मुद्दा क्या है, सरकार ने बात मानी थी तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है दोस्तों कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, इसके ऊपर कोई एक तरीके से नियमित कानून नहीं है। इससे क्या होगा, भाई सरकार तो मान ही रही है, इससे ये होगा कल को किसान के साथ कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, जैसे आपके साथ कोई आपको 2 थप्पड़ मार दे तो आप फंडामेंटल, जैसे आप कहते हैं ना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आप जाते हैं केस करते हो, इसके लिए कानून है। तो एमएसपी के लिए कोई कानून नहीं है। तो भाई किसान के साथ कल को
जो प्राइस तय की गई है, कोई उसको सस्ता, उससे सस्ता ही खरीद ले, बोले नहीं देंगे क्या करोगे, तो वो कहां इसके बारे में कंप्लेन करने जाए, इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो यही किसान चाहते हैं कि भैया इसका एक कानून बना दीजिए, ताकि कल को हमारे साथ धांधली हो तो हम क्या करें, जाके वहां पे केस कर सकें और अपना न्याय ले सकें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि आपने देखा होगा जो अनाज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, कभी कभार आपने सुना भी होगा कि जो जैसे कुछ फ्रूट हो गए या कोई सब्जी हो गई, उनकी पैदावार इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनका प्राइस घट जाता है। अब मान लीजिए कि किसान है जिसने क्या किया, आलू उगाया, आलू उगाने में उसको 10 रुपया लगा, लेकिन अब क्या हुआ कि आलू तो बहुत लोगों ने उगा लिया, तो बहुत लोगों ने उगा लिया तो पता चला आलू का भाई रेट कम हो गया, भाई जिसकी ज्यादा सप्लाई रहेगी, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस घटेगा। तो पता चला कि मार्केट में आलू 8 रुपए में बिकने लगा, तो किसान को क्या हुआ, यहां पे 2 रुपए का घाटा हुआ। यानी कि अगर उसने 2 लाख लगाए हैं तो उसका तो 20,000 रुपए घाटा हो गया, 4,000 रुपए घाटा हो गया यहां पे। तो ये चीज ना हो, इसके लिए ये चाहते हैं भैया एमएसपी लगाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया जाए, ताकि जो उत्पादन हमारा अगर हो रहा है ज्यादा हो गया तो उस स्थिति में भी हम क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। ऐसा ना हो कि ज्यादा उत्पादन की वजह से हमारा माल सड़ जाए या जीरो के भाव चला जाए, 1-1 रुपए के भाव चला जाए, वो ना हो। कई बार आपने देखा होगा काफी टाइम पहले या अभी भी आप देखते होंगे, जैसे किसी चीज की उत्पादन ज्यादा हो गई या जब मौसम आता है उस टाइम पे क्या होता है, वो चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। कभी कभी तो किसान को भी लगता है कि यार इतनी सस्ती है, नहीं बेचेंगे तो सड़ जाएगी, इससे अच्छा बेच ही दें। तो ये एक प्रॉब्लम इनके साथ थी, जो ये चाहते हैं कि इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको दिया जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एमएसपी है, ठीक है, उसमें 22 फसल जो है एमएसपी के अंदर आते हैं। गन्ना जो है इसको भी एमएसपी के अंदर रखा गया है, लेकिन उचित एवं लाभकारी दाम पे, मतलब इसमें थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा है। मतलब मिला जुला के अगर हम कहें तो 23 जो है, मतलब 22 फसल और गन्ना को मिला के यहां पे रखा गया है, जिसमें 14 खरीफ फसल है और 6 रबी फसल है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों एमएसपी की। जैसा कि मैंने बताया कोई न्याय कानून नहीं है इनके साथ, लेकिन जो एमएसपी तय की जाती है किसके द्वारा तय की जाती है, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा यह तय की जाती है। ठीक है, अब बात सही हो गई, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, जो मुख्य अहम डिसीजन होता है, वो कहां से पास होता है, वो पास होता है यहां पे आप देखेंगे मंत्रिमंडल समिति के द्वारा पास होता है, जो कि कैबिनेट के अंदर ही आती है, और इसी वजह से देखा जाए तो ये सरकार के अंदर है। अब समस्या इसमें यही है, उनके सामने यही हो रही है कि भाई ठीक है आप तय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल को हमारे साथ गलत हो हम कहां जाएं। तो कानून नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजों के लिए कानून नहीं है, उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, वैसे एमएसपी के लिए ये कानून चाहते हैं। ठीक है, यहां पे ये बात की गई है। अब आखिर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय कैसे किया जाता है, ये तो हमने देख लिया कि तय कौन करता है, तय कैसे किया जाता है। इसके 3 नियम हैं जो तय किए जाते हैं। पहला नियम है A2 जिसको कहते हैं। A2 का मतलब क्या है कि वो प्राइस जिससे यह तय होता है कि एक खाद्य के, मतलब एक पदार्थ को बनाने में या उगाने में, आलू को, अनाज को उगाने में कितना पैसा लगा। भाई आप क्या करेंगे, खेत है, खेत में पानी डालेंगे, पानी का पैसा लगा। ठीक है, अगर उधार कहीं से ले, मतलब किसी से पानी ले रहे हैं, किसी की नहर से पानी, किसी के नल से पानी ले रहे हैं, उसका पैसा लगा। सीड का पैसा लगा, जो आपने खाद डाला उसका पैसा लगा, जो आपने फ्यूलिंग जैसे ट्रैक्टर चलाया ये सब किया उसका खर्चा लगा, जो करंट था उसका खर्चा लगा, जो आपने भी काम किया उसका खर्चा लगा। तो आपने सब ये जोड़ लिया। ठीक है, उस जोड़ने के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के यहां पे A2 रखा जाता है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, वो क्या है A2 प्लस FL। ये क्या है कि जो हम अभी तक आपने जो चीज पैदा करने में जो खर्चा लगा, ठीक है, जो लगा, लेकिन उसमें एक चीज नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि किसान जो होता है उसके पास मैन पावर तो है नहीं, वो तो ज्यादातर अकेले ही काम करता है। इस वजह से उसकी जो फैमिली होती है वो सपोर्ट करती है। यानी कि अगर आप काम करते हैं तो आपकी जो वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ काम छोड़ के आपके पीछे काम करते हैं। यानी कि अगर वो कहीं और काम करते तो पैसा कमाते, लेकिन उन्होंने उस काम को छोड़ा है और आपके साथ काम किया है, तो सरकार इसका ध्यान रखती है कि ये जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने इतने दिन काम किया होगा, तो भाई उनका भी प्राइस जोड़ ले, उनका भी दाम जोड़ ले, क्योंकि उन्होंने काम किया था, नहीं तो उसका तो घाटा है, मजदूर तौर पे उसका घाटा है। मैं आपको बताऊं, मैं एक मतलब दोस्त के घर गया था, वो गाजीपुर में रहते थे, तो वहां पे उनके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, जो परवर होती है, ठीक है, उसकी खेती करते हैं। तो उन्होंने मतलब ये बताया कि हम मतलब 1.5 लाख 2 लाख कमा लेते हैं खेत से, ये उन्होंने बताया। लेकिन एक चीज उन्होंने और भी बताई कि अगर मजदूरी के तौर पे देखा जाए तो हमें फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर के 3-4 सदस्य उसमें काम करते हैं। अब अगर 3-4 सदस्य काम करता है, 15,000 रुपए भी उसका तनख्वाह ले लें या 12,000 भी ले लें, तो आप देखेंगे कि हर महीने का जो खर्चा है वो है लगभग 40,000 60,000 एक मजदूरी के तौर पर लग रहा है, क्योंकि परिवार काम कर रहा है तो एक साल में कितना, वो 4 लाख हुआ। अब अगर वो मजदूर रख के काम कराता,
ठीक है, तो उसको 1.5 लाख रुपए मिलते, लेकिन 3.5 लाख का घाटा था, 2.5 लाख का घाटा था, लेकिन उसके परिवार के लोग काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उस प्राइस को उसने नहीं जोड़ा। जबकि देखा जाए अगर वही 3 परिवार, वही 2 सदस्य बाहर काम करते तो वो उन्हें हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए अलग से देते और जो वो परवर खा रहा था वो अलग से खाता। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली काम कर रही है तो उनका भी अपना प्राइस है। अगर वो बाहर काम करते तो वो कुछ ना कुछ पैसे देते, तो यहां काम करते तो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो यही इसी मूल्य को क्या कहा जाता है, जो पारिवारिक लोग काम करते हैं उनके दाम को जोड़ा जाता है, जिसे A2 प्राइस प्लस FL प्राइस भी कहा जाता है। और तीसरा तरीका क्या है जो तीसरा निकाला जाता है, तीसरा तरीका निकाला जाता है कि जैसे ये तो हमने जोड़ लिया मतलब A2 जोड़ लिया, FL जोड़ लिया, मतलब जो परिवार के लोग काम कर रहे थे उनका भी खर्चा जोड़ लिया। अब एक खर्चा होता है भूमि की कीमत का खर्चा, यानी कि जैसे कोई किसान है, मान लीजिए वो क्या करता है, रेंट पे लेके किसी का काम कर रहा है, या तो उसकी जमीन की जो कीमत है वो वैल्यू कर रही है, बड़ी हो रही है। भाई अगर एक किसान है, एक जमीन पे क्या करता है, अनाज उगाता है, अनाज उगा के 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसकी जमीन की जो कीमत है वो है लगभग 30 करोड़। तो आप समझिए अगर वो जमीन बेच के भी कहीं पैसा रख देता तो बहुत पैसे कमाता, लेकिन फिर भी वो अनाज उगा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी जमीन की भी भाई इसकी कुछ कीमत है, तो उसको भी ध्यान रखा जाए। तब क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं C2, यानी कि A2 प्लस F2 प्लस भूमि की कीमत भी इसको हम जोड़ देंगे, तो इस तरीके से पूरा यहां पे खर्चा निकलता है। ठीक है, और इसका दाम तय किया जाता है। अब यहां पे चीज क्या आती है, अब किसान ये कह रहे हैं कि हमें C2 के हिसाब से भी कीमत नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वामीनाथन आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो स्वामीनाथन आयोग है उनके द्वारा जो कीमत तय की जाती है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। अब आप सोचेंगे आए ये क्या है, तो ये है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जो स्वामीनाथन जी थे, ठीक है, ये एक तरीके से वैज्ञानिक थे। आप बायोलॉजिकल मतलब आपसे कहते हैं जो सीडिंग होती है, आपने देखा होगा कि हाइब्रिड प्रोसेसिंग जो होती है, इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि फसल को काफी ज्यादा बेहतर बना जाता है, काफी मजबूत होते हैं, उनके दाने काफी मोटे होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो क्या करते थे, जो स्वामीनाथन थे उसके ही वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम पढ़ाई की, ये प्रोफेसर थे, और हरित क्रांति जो हुई थी, ठीक है, उसके ये जनक माने जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसानों की मसीहा थे, कि मतलब जो फूड है, मतलब जो फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और उसी के द्वारा 2004 में ये आयोग बनाया गया था, जिसका काम ही यही होता है कि जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, उसकी जानकारी को बढ़ाना, और खास करके एमएसपी जो कीमत, इन्होंने एक तरीके से नियम तय किया है कि एमएसपी की प्राइस ये होनी चाहिए। और यही किसान चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा कीमत तय की गई है, जो प्रोसेस तय किया गया है, उसी प्रोसेस के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। यानी कि अब इसमें क्या है कि जैसे C2 आपने निकाल लिया, ठीक है, C2 आपने निकाल लिया, तो C2 का 50% कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया 10 रुपया, तो यहां पे स्वामीनाथन आयोग के द्वारा यह कहा जाता है कि नहीं, 10 रुपया नहीं, 10 रुपया जो आपने निकाला है उसका 50% और जोड़ दीजिए, यानी कि 15 रुपया क्या करिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखिए। यह सही भी है काफी हद तक, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जय जवान जय किसान, किसान सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं, लेकिन जब वो सड़क पे खाना खाते हैं, गांव में ऐसे लोग नहीं जिनको राशन मिलता है, तो वो इन्हीं किसान की वजह से मिलता है। जिस दिन किसान काम करना छोड़ दे उस दिन पूरा देश भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी पूरी मांगे हैं और यही पूरा मामला है। यही ये चाहते हैं कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा तय किया जाए, इसका एक कानून हो, पेंशन हो। जो लखीमपुर में मैटर हुआ उसमें गवर्नमेंट साथ दे। और पांचवा ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है फार्मिंग की उसको बढ़ाया जाए, तकनीक को बढ़ाया जाए। क्यों तकनीक को बढ़ाया जाए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब कोई किसान किसानी करता है, मान लीजिए कि वो 2-3 बीघे में किसानी कर रहा है, तो उसके सामने समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वो पूरे साल भी काम कर ले तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार 70 हजार ही मिलता है। तो उसके दिमाग में तो यही समझ में आता है कि इससे अच्छा जाके मैं मजदूरी कर लूं, मजदूरी करके मैं ज्यादा कमा लूं। भाई अगर किसानी में फायदा नहीं होगा तो लोग निकलते जाएंगे, और जब लोग निकलते जाएंगे तो जो सीड है, जो प्रोडक्शन है, इनकी प्राइस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनकी कमी है। ठीक है, तो इसीलिए किसान चाहते हैं। सरकार की अपनी कुछ प्रॉब्लम है, उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी काफी चीजों से जूझते रहते हैं। देखिए इसमें कोई गलत सही नहीं है, लेकिन दोनों अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि इसको सुलझाया जाए। ठीक है, तो ये यहां पे पूरा मामला होता है। अगर तकनीक विकास हो, जैसे इजरायल में देखते हैं, अगर तकनीकी विकास हो फार्मिंग में और अच्छे प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, अच्छे सब्जियों को, अच्छे अनाज को पैदा किया जाए, ठीक है, जैसे हाई प्राइस
सब्जियों को पैदा किया जाए, ठीक है, और एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और टेक्निक में जैसे कि एक आदमी जो काम करता है, जो फसल उगाता है, अगर तकनीक उसको मिले, तकनीकी सहायता मिले, तो वो क्या करेगा, 10 गुना ज्यादा काम कर पाएगा। तो जो वो एक साल में 50-60 हजार 1 लाख कमाता है, ठीक है, 70 हजार कमाता है, वो हो सकता है 3-4 लाख 5 लाख कमाए। तो अगर लोगों को इतना फायदा होगा तो सच में लोग इससे जुड़ेंगे, लोग इसमें काम करना चाहेंगे। तो दोस्तों आगे क्या होगा, अब ये तो आगे ही हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कुछ फसल हैं, ठीक है, कौन कौन से फसल इसमें शामिल हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से फसल खरीफ में, रबी में, ठीक है, इन सब में। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।